नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर राजपुरोहित लेकर हाजिर हूं आपके सामने भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास की कड़ी में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, क्योंकि हमने मौर्य काल तक पढ़ लिया था। मौर्य शासक कौन कौन से थे वो हमने देख लिया था। और अंतिम शासक जो होंगे मौर्य शासक वृहद्रथ, उनकी हत्या करके जो है एक नया वंश बनेगा, उसका नाम होगा शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग जो उस वंश की नींव डालेंगे। तो हम वहाँ से जो है मौर्योत्तर काल की बात करेंगे। और इसी मौर्योत्तर काल में हम ये भी देखेंगे कि भारत में उस काल में यानी मौर्योत्तर काल के समकाल में कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए, उनके बारे में भी बात करेंगे। हमने विदेशी आक्रमणों की 2 सीरीज देखी है। इससे पहले एक सीरीज देख चुके हैं, आज दूसरी सीरीज होगी। पहले वाली सीरीज में हमने ये देखा था किस प्रकार ईरानियों ने या ईरान के हखामनी वंश ने और जो है ग्रीक शासक जो थे आपके यूनान, अपने सिकंदर यूनान के, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो वो हमने मौर्योत्तर काल से पहले की घटना थी, यानी कि मौर्य काल से पहले की घटना थी, वो देखी थी। अब हम देखेंगे मौर्य काल के बाद भारत में क्या हुआ था उसके बारे में। गुड इवनिंग भाई हरीश कुमार सर, लाइव आ जाओ जल्दी। गुड इवनिंग देवेंद्र सिंह जी, खुश रहो अमित यादव। हम मौर्योत्तर काल की बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा, अपन को इसे जो है 2 पहलुओं में देखना है, 2 कड़ियों में देखना है। एक तो जो है भारत में उस समय कौन से विदेशी शासक थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया और भारत के प्रांतों पे क्या किया, शासन किया। और एक अपन देखेंगे स्वदेशी शासन। ये 2 तरह से जो हमें इसको देखना है। विदेशी आक्रमणों की हम बात करेंगे तो भारत में जो है विदेशी आक्रमणों में हम देखते हैं तो एक सीरीज बनती है। और उसमें आपके जो है सबसे पहले आप उनको रख लीजिए इंडो ग्रीक, जिनको आप जो है कई बार बुक्स में लिखा हुआ देखेंगे हिंद यवन। क्या देखेंगे? हिंद यवन शासक। इसके बाद जो है भारत में होंगे शक होंगे। फिर जो है कौन आएंगे इनके बाद? शकों के बाद जो है पहलव आएंगे। कौन आएंगे? पहलव। पहलव के बाद कौन आएंगे? कुषाण। कौन आएंगे? कुषाण। तो यहाँ आपको जो है ध्यान में रखना है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर है, छोटे छोटे शासक है। इंडो ग्रीक में जो है आपको 1-2 नाम याद रखने, हिंद यवन में या इंडो ग्रीक एक ही है। शकों में भी 1-2 नाम याद रखने, जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख वगैरह है, वो शकों की कितनी शाखाएं थी, और हम वो 2 चीज़ें देखेंगे उसके बारे में। पहलव में भी कुछ खास है नहीं, वैसे भी कुषाणों में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इस टॉपिक में वो कुषाण ही है, विम कन्फ्यूशस वगैरह है, फिर जो है कनिष्क वगैरह है, वो कुषाण शासक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको जो है आप अन्य नामों में, जैसे मैंने इसका बता दिया इंडो ग्रीक का जो है आपको बता दिया हिंद यवन, तो अन्य नाम ऐसे ही अपन देख लेते हैं। ये जो है आपके कौन से है? इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। इंडो ग्रीक में कई बार बुक्स में लिखा हुआ होगा हिंद यवन। क्या लिखा होगा? हिंद यवन शासक। ठीक है, ये ध्यान रखना। शक के बारे में लिखा हुआ होगा सिथियन। क्या लिखा हुआ होगा? सिथियन। ठीक है, ध्यान रखना। पहलव के बारे में लिखा हुआ होगा पार्थियन। क्या लिखा हुआ होगा? पार्थियन। तो कंफ्यूज मत होना, एक ही है। और कुषाणों के बारे में कई बार लिखा हुआ होता है कि यूची, तो यूची कबीले से थे, इसलिए यूची शासक है ये। तो इस तरह से भी आपको नाम यदि सामने आ जाए इनके बारे में तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि ये इनके जो है दूसरे नाम हैं स्थानीय हिसाब से। शकों को सिथियन भी कहा जाता था, इसलिए कभी सिथियन शासक लिख देते हैं। पहलव को पार्थियन भी कहा जाता था, इसलिए पार्थियन लिख देते हैं। कुषाण यूची कबीले के थे, इसलिए यूची कह लेते हैं। और इंडो ग्रीक का हिंदी में हिंद यवन। क्या होता है? हिंद यवन। तो ये भी आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखना। और आप जब अपन स्वदेशी शासकों की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे शुंग वंश। कौन देखेंगे? शुंग वंश। शुंग वंश के बाद अपन जो पढ़ेंगे वो है कण्व वंश। हालांकि पढ़ेंगे क्या, इसमें कुछ है ही नहीं खास पढ़ने लायक। कण्व वंश। कण्वों के बाद कोई होगा तो वो होगा आपका जो है शुंग, कण्व और जो है आपका सातवाहन। कौन सा वंश है? सातवाहन। जैसे अपन कहते हैं आंध्र सातवाहन भी कई बार आप पढ़ लेते होंगे,
क्या प्रलिंग होते हैं? आंध्र सातवाहन वंश। तो जो है इस तरह से 3 ये हम देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ये है कि इनके पैरेलल, इनके समकाल में ही जो है भारत में विदेशी शासक भी क्या करते थे? राज करते थे। तो ये चीज़ें अपन देखेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे। गुड इवनिंग आकाश, हेमंत स्वामी राम राम, मोनिका मनी गुड इवनिंग, रिलैक्स लाइफ गुड इवनिंग, पूजा सालू गुड इवनिंग, सबको भी गुड इवनिंग। और लाइक कर दीजिए फटाफट, और जो है और लोगों को सेशन शेयर कीजिए ताकि और लोग कनेक्ट हो सके। बहुत कम लोग कनेक्ट है 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद, तो इस तरह से तो डेरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज अपन देखते हैं सबसे पहले जो है आपके कौन से विदेशी शासक, और फिर क्या देखेंगे? स्वदेशी शासक। चलिए, विदेशी में हम जब पहला देखेंगे वो शासक होगा आपका हिंद यवन शासक। कौन से शासक होंगे? हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासक जो होंगे, इनमें भी जो है आपके 2 होंगे वंश। वो देखिए कौन कौन से होंगे। एक तो होगा यूथिडेमस। इस यूथिडेमस को जो है आप कई बार डेमेट्रियस नाम से भी जानते होंगे, कई किताबों में डेमेट्रियस लिखा हुआ होगा, वो एक ही है क्योंकि डेमेट्रियस इसका पुत्र था। यूथिडेमस और जो है डेमेट्रियस होता है, डेमेट्रियस इसका पुत्र था। और दूसरा होता है यूक्रेटाइडिज। तो इन 2 कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है अपन को कि ये जो है यूथिडेमस और डेमेट्रियस एक ही आदमी होता है। होता क्या है कि यूथिडेमस ने जो है बैक्ट्रिया के आसपास जो है स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। तब सीरिया के शासक ने जो है यूक्रेटाइडिज को जो है भेजा था कहाँ पे? यहाँ पे आपके बैक्ट्रिया पे आक्रमण के लिए। तब क्या होगा? डेमेट्रियस भाग के आ जाएगा अपने भारत के पंजाब वाले प्रांत की तरफ, ठीक है ना। तो यूक्रेटाइडिस जो है वहाँ जो है बैक्ट्रिया पे क्या कर लेगा? शासन। तो एक ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तो यूथिडेमस जो होता है इस वंश का संस्थापक होता है। पहली चीज़ तो ध्यान रखना, क्या होगा? ये इस वंश का संस्थापक होगा, ठीक है। और ये कहाँ का शासक था? तो ये बैक्ट्रिया का शासक था। कहाँ का शासक है? बैक्ट्रिया का, ठीक है। फिर इसका वंशज होता है डेमेट्रियस। इसने सबसे पहले जो है सियालकोट, जिसे अपन कहते हैं, वर्तमान में सियालकोट कहाँ है? पाकिस्तान में है। सियालकोट पेशावर के आसपास है। तो सियालकोट को जो है अपने क्या बनाएगा? राजधानी। तो भारतीय क्षेत्र को सबसे पहले इसने कहाँ राजधानी बनाया? सियालकोट को। हालांकि बाद में जो है ये डेमेट्रियस भागता हुआ मथुरा तक आ जाएगा जब ये आप यूक्रेटाइडिस आक्रमण करेगा तब तक। और बैक्ट्रिया पे जो है ये भी संस्थापक बैक्ट्रिया का जो है शासक होगा। ये भी कहाँ का होगा? बैक्ट्रिया का। और ये यहाँ से आगे निकल के तक्षशिला में आके, यानी भारतीय प्रांत में जो है राजधानी बनाएगा किसी को। जब ये डेमेट्रियस का पीछा करता है तो ये तक्षशिला को क्या बनाएगा? अपनी राजधानी बनाएगा। क्या बनाएगा? तक्षशिला को राजधानी। ये ध्यान रखना। और इसी यूक्रेटाइडिस वंश का एक बहुत प्रसिद्ध शासक होता है जिसका नाम होता है मिनांडर। क्या नाम होता है? मिनांडर। मिनांडर आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि मिनांडर के बारे में जो है तो जो है यूथिडेमस। तो यूथिडेमस का एक शासक होगा जिसका नाम होगा मिनांडर। क्या नाम होगा? मिनांडर। इस मिनांडर के बारे में ये है
कि इससे एक नागसेन नाम का बौद्ध भिक्षु होगा। क्या नाम होगा? नागसेन। ये बौद्ध भिक्षु जो है इसे कई सारे दार्शनिक अंदाज में बातें करेगा। जो प्रश्न पूछेगा उन प्रश्नों को कहा गया मिलिंद पन्हो। क्या कहा गया है? उन प्रश्नों को, इन दोनों के मध्य जो वार्तालाप है उसको क्या कहा गया है? मिलिंद पन्हो। क्या कहा गया है? मिलिंद पन्हो। यानी कि मिलिंद मतलब मिनांडर। मिलिंद का मतलब यहाँ क्या है? इस अर्थ का मिलिंद का इसका मतलब मिनांडर है। पन्हो का मतलब है प्रश्न। क्या है? पन्हो का मतलब प्रश्न। तो मिनांडर और नागसेन के मध्य जो वार्तालाप होता है बौद्ध धर्म को लेके, उस ग्रंथ का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। यानी कि नागसेन द्वारा मिलिंद को जो प्रश्न पूछे गए, मिनांडर को जो प्रश्न पूछे गए, उनका क्या मिलता है? जिक्र। यह कैसा ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ, ध्यान रखना। और क्या है? और जो है हमें इसके समय के आक्रमणों की जानकारी मिलती है, वो आगे जाके जो है आपके कई सारे ग्रंथों में मिलती है। हालांकि उन ग्रंथों का जिक्र तो अपने शुंग वंश में कर लेंगे, फिर भी ध्यान रखना समकालीन होंगे। यूनानी जब आक्रमण करेंगे भारत पे, कई स्थानों पे होता है। जैसे आपके चित्तौड़ के पास जो है नगरी या माध्यमिका, वहाँ पे आक्रमण होगा यवनों का, तो उस पर जो है जिक्र मिलता है। अयोध्या के पास जो है हमें साकेत नाम जगह है, या अयोध्या का पुराना नाम साकेत है, ये समझ लीजिए। तो वहाँ आक्रमण होता है, उसकी जिक्र मिलता है। तो ये जो है मिनांडर के बारे में ध्यान रखना है। और यूक्रेटाइडिस वंश में जो है क्या होगा? यूक्रेटाइडिस वंश का जो है इसका एक आगे जाके सेनापति होगा जिसका नाम होगा हेलियोडोरस। ये बहुत ही बार प्रश्न पूछा हुआ है। और इस सेनापति का नाम क्या है? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। ज़्यादा मतलब थोड़े याद करने में जरूर तकलीफ हो सकते हैं, लेकिन इतने भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ दो या एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट होती है, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं हर बार। तो ये हेलियोडोरस जो होता है, ये विदिशा जो है एमपी में, कहाँ है? एमपी में विदिशा, या अपन इसको कहते हैं बेशनगर। क्या कहते हैं? बेशनगर। यहाँ की यात्रा करेगा और यहाँ पे इसने एक स्तंभ बनाया था जिसको अपन कहते हैं गरुड़ स्तंभ। क्या कहते हैं? गरुड़ स्तंभ। और उस गरुड़ स्तंभ में हमें जो है भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म यानी कि वैष्णव धर्म एक प्रकार का। भागवत धर्म की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। दिख रहा है यहाँ से? भागवत धर्म नहीं दिख रहा है? चलो इधर लिख लेते हैं इसको ऊपर। चलिए यहाँ लिख लेते हैं अपन। ये जो है कौन से धर्म की जानकारी देगा अपन को? भागवत धर्म की जानकारी देगा। कौन से धर्म की? भागवत धर्म की जानकारी देगा। इसी गरुड़ स्तंभ में जो है इसने खुद के लिए वासुदेव शब्द का उपयोग किया। कौन से का? वासुदेव। ये ध्यान रखना है, स्वयं के लिए उपयोग किया गया है। और इसमें जो है इस समय आपका शुंग वंश का शासक जो था हेलियोडोरस, जिसके दरबार में आया था, वो था भागभद्र। कौन था? भागभद्र। ये कौन से वंश का था? ये शुंग वंश का था। जब अभी हम आगे इस कड़ी में पढ़ेंगे कि भारत में स्वदेशी शासक कौन से थे उसमें, तो भागभद्र जो है शुंग वंश का शासक था। और ये भागभद्र शुंग वंश का जो है नवा शासक था। कौन सा वंश का, कड़ी का कौन सा शासक था? नवा शासक था। इस चीज का ध्यान रखना। भागभद्र शुंग वंश का नवा शासक था, ठीक है ना। उसके दरबार में कौन आया था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस किसका सेनापति था? यूक्रेटिड वंश का जो है एंटियालकिड्स था उसका। एंटियालकिड्स, इसका जो है ये क्या था? सेनापति था। किसका सेनापति था? ये हेलियोडोरस जो है किसका सेनापति था? एंटियालकिड्स का सेनापति था, जो यूक्रेटाइडिस वंश का था। और इनकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। और जो है वो अपने भागभद्र शुंग वंश के नवे शासक उनके दरबार में आता है। और इन्होंने जो है विदिशा या बेशनगर में जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में, गरुड़ स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण। उसमें हमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है और वासुदेव के बारे में जानकारी मिलती है, जो इसने खुद के बारे में नाम प्रयोग किया है। और क्या है? और ये है कि ये जो है भारत में भागवत धर्म या हिंदू धर्म का प्रथम अभिलेख है। गरुड़ स्तंभ क्या है? हिंदू धर्म का प्रथम अभिलेख है। बस ये ध्यान रखना। क्योंकि इससे पूर्व हिंदू धर्म में के उल्लेख के लिए कहीं भी अभिलेख नहीं मिलते हैं, जैसे बौद्ध धर्म के मिलते थे, है ना। अशोक ने कई सारे बनाए थे स्तंभ लेख या अभिलेख लिखवाए थे, वैसे हिंदू धर्म के बारे में नहीं मिलता है। तो हिंदू धर्म का पहला आपको स्तंभ लेख पूछे तो कौन सा है? गरुड़ स्तंभ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो हमें यहाँ से देखने को मिलती है। और इसके बाद जो है ये तो हो जाएगा आपका हिंदी वंश शासक। अब अपन देखते हैं शक शासक।
शक। इसका अन्य नाम अपन को मिलता है, शकों का अन्य नाम वो क्या है? शिथियन है। क्या नाम है? शिथियन है। ठीक है ना। भारतीय ग्रंथों में शकों को क्या कहा गया है? शिथियन कहा गया है। शक जो है मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। शक कहाँ के थे? मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। और इनका जो है प्राचीनतम उल्लेख भारत में मिलता है, वो मिलता है नक्शे रुस्तम अभिलेख में। प्राचीनतम, मैंने ये पढ़ा चुका हूँ आपको नक्शे रुस्तम। मुझे आप कमेंट में बताइए कि नक्शे रुस्तम अभिलेख कहाँ है, कमेंट में फटाक से बताइए। प्राचीनतम उल्लेख जो मिलेगा इनका अपन को उल्लेख, वो कहाँ मिलेगा? नक्शे रुस्तम अभिलेख में। ठीक है, बताइए कमेंट में भाई। अभिषेक जी मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? हाँ भाई, गौरव ऊपर से लिखूंगा बिल्कुल। वो क्या थोड़ा बोर्ड नीचे लिखते, फ्लो में लिख लेते हैं, ध्यान रखेंगे पक्का। ठीक है, तो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो हमें नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि भारत में नक्शे रुस्तम अभिलेख किसने जो है स्थापित करवाया था, बताइए। ये हाखामनी वंश के शासक डेरियस का अभिलेख है। किसका है? डेरियस जो है हाखामनी वंश का शासक था, उसका अभिलेख है। डेरियस प्रथम जिसे अपन कहते हैं, इसका अभिलेख है। और ये कौन से वंश का है? ईरान के हाखामनी वंश का। जब हमने पहली कड़ी पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बेहिस्तून अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख, उनके बारे में जिक्र किया था। ठीक है ना। तो इसमें जो सर्व प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो कौन सी जाति का मिलता है? शक जाति का मिलता है। और चीनी भाषा में इनको सैया या सही बाग कहा जाता है। सैया या क्या कहा जाता है? सही बाग। ये किस में कहा जाता है? चीनी भाषा में। किस में कहा जाता है? चीनी भाषा में। तो ये इसके बारे में जानकारी है, इनके बारे में प्रारंभिक ध्यान रखना। और भारत में जो है शकों की जो है कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। शकों ने ही भारत में यूनानियों का अंत किया था, यूनानियों पे आक्रमण करके। तो आगे जो है शक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अगले शासक शक होंगे। तो शकों की भारत में 2 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी, ध्यान रखना। कौन कौन सी थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। शक अपने राज्य को जो है क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। तो जो है 2 क्षत्रप थे इनके भारत में जो है। इनके जो है भारत में कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। उत्तरी शक शासक और फिर जो है आपके होंगे वो होंगे पश्चिमी। कौन होंगे? पश्चिमी शक शासक। इनके भी वापस जो है 2-2 क्षत्रप थे, 2 शाखाएं। और उनके कितने थे? 2 क्षत्रप थे। इनके 2 थे, वो देख लीजिए। जो है एक तो जो है तक्षशिला के शक शासक। कहाँ के थे? तक्षशिला। और एक थे मथुरा। कहाँ के? मथुरा के। ठीक है। तक्षशिला के जो थे आपके, उनको कहते थे मौर्य वंश। कौन सा वंश था? मौर्य वंश। तक्षशिला में शकों का कौन सा वंश था? मौर्य वंश। ठीक है। और जो है मथुरा में था वो था राजूल वंश। कौन सा था? राजूल वंश। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो है उत्तरी शक शासक थे, जिनकी 2 शाखाएं हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी 2 शाखाएं मिलती है? तक्षशिला के मौर्य वंश और मथुरा के राजूल वंश। ये ध्यान रखना। ठीक है। और जो है आपके पश्चिमी शासक देखेंगे तो 2 होंगे। और वो कौन कौन से देख लीजिए। एक तो जो है उज्जैनी के, और कौन सा होगा? और जो है नासिक का। नासिक। उज्जैनी में जो होगा आपका वो होगा आपका जो है चपटन वंश। ठीक है। इसका शासक होगा कार्दमक। और इसका संस्थापक कौन था? कार्दमक। ठीक है। और नासिक में होगा वो होगा छहरात वंश। और इसका वंश आपका संस्थापक जो होता है वो होता है भूमक। कौन होता है? भूमक। क्या होगा इनका संस्थापक? कार्दमक वंश क्या होगा?
चपटन कार्दमक वंश जो है, कार्दमक क्या होगा इसका संस्थापक, सॉरी कार्दमक वंश होता है, चपटन इसका संस्थापक होता है, ये ध्यान रखना। कार्दमक क्या है, ये वंश है, चपटन संस्थापक है। अब आपको जो है इस उत्तरी शासकों या क्षत्रपों में से कुछ भी याद रखने लायक चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। याद रखने लायक चीज़ जो है इन दोनों में है। इनमें भी दो चीज़ें, जो उज्जैनिक ये चपटन या कार्दमक वंश होता है, इसका एक शासक होता है जिसका नाम होता है रुद्रदामन। क्या नाम होता है, रुद्रदामन, ठीक है। इसका हमें एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। ये जो है सुदर्शन झील पे लगाया गया, किस पे लगाया गया है, सुदर्शन झील पे। इस झील के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं मौर्य काल में, किस में कर चुके हैं, मौर्य काल में, ठीक है। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये कौन सी झील पे है, सुदर्शन झील पे है। इसके बारे में हम जिक्र कहाँ कर चुके हैं, मौर्य काल में। भाई रेगुलर ही लग रही है अभी तो, क्या 15 अगस्त था, फिर जो है कल संडे था, इसलिए गौरव क्लास रेगुलर नहीं हो पाई, बस क्लास रेगुलर ही है। गुलशन, सॉरी गुलशन पूछ रहे हैं, ठीक है। सुनिए, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है सुदर्शन झील पे लगा हुआ है। ये जो है अभिलेख कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का है। कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है, संस्कृत। और यह संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। क्या है, प्रथम अभिलेख। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछते। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। हिंदू धर्म का प्रथम प्रस्तर युगीन अभिलेख कौन सा है, तो आपको पता है, अभी मैंने बताया, हेलियोडोरस का बेशनगर या विदिशा का गरुड़ स्तंभ, ठीक है। और आपको पूछे कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है, तो आपको पूछे तो वो जूनागढ़ अभिलेख जो सुदर्शन झील पे है। सुदर्शन झील कब की बनी हुई है, मौर्य काल की बनी हुई है। कब की बनी हुई है, मौर्य काल की। और इस सुदर्शन झील का रुद्रदामन ने क्या कराया था, जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। और उसी में हमें जो है संस्कृत भाषा का है, और ये संस्कृत भाषा का क्या है, प्रथम अभिलेख है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में है लेकिन ये चंपू शैली में है। कैसी शैली में है, चंपू शैली में है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों शैली में है। कैसी शैली में है, गद्य और पद्य दोनों शैली में, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। और क्या है, इस वंश का एक शासक होगा नहपान, ठीक है। क्या नाम होगा, नहपान। इसको जो है आगे अपन देखेंगे, एक सातकर्मी जो है सातवाहन वंश देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि शुंग है, कण्व है, फिर आंध्र सातवाहन या सातवाहन वंश, उनमें जो है एक शासक होगा गौतमी पुत्र शांतकर्णी जो है वो इसको हरा देगा। तो इसका वंश का शासक होगा नहपान। क्या नाम होगा, नहपान। इसने जो है गौतमी पुत्र शांतकर्णी को, आंध्र सातवाहन शासक को हराया था। और इसने जो है चांदी के सिक्के चलाए थे। कैसे सिक्के चलाए थे, अब सिक्कों पे अपना नाम लिखवाया था, तो सिक्के थे वो थे चांदी के। तो आज से आगे आपको पूछे कि चांदी के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने लोकप्रिय किए, तो चांदी के सिक्के सर्वप्रथम लोकप्रिय करने का श्रेय हमें जो है किसको दिया जाता है, शक शासकों को। किसको दिया जाता है, शक शासकों को, ध्यान रखना। तो ये जो है दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किसके बारे में, शकों के बारे में। अब जो है शकों का अंत पूछे आपसे, तो शकों का अंत होगा रुद्र सिंह तृतीय नाम का एक शासक होगा, शक शासक। उसको गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त जो है वो पराजित कर देंगे, और इस तरह से भारत में शकों का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में शकों का अंत करने का श्रेय किसे दिया जाएगा, गुप्त शासकों को, ठीक है। और भारत में ग्रीक या यूनानी शासकों का अंत करने का श्रेय किसे दिया जाएगा, शकों को दिया जाएगा। तो ये था शकों के बारे में। आगे पहलव है, पहलवों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। हालांकि ध्यान रखना, आपके प्रीलिम्स में या कई बार जो है एक सीरीज या क्रमवार व्यवस्थित करने के लिए ऑप्शन दे देते हैं, पूछ लेते हैं कई बार। तो आपको जो है इंडो ग्रीक शासक भी ध्यान में रखना, इनकी सीरीज देख लो। भारत में आने की सीरीज क्या है, इंडो ग्रीक, ठीक है। फिर कौन आएंगे, फिर जो है शक आएंगे, फिर कौन आएंगे, पहलव आएंगे, और फिर कौन आएंगे, फिर जो है अपने जैसा कि मैंने बात की आपके वो है कुषाण। कौन है, कुषाण। तो भारत में इनके आने की ये एक सीरीज है, ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए क्रमवार। सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, ठीक है। फिर कौन आए, फिर शक आए, फिर कौन आए, पहलव आए, फिर कौन आए, कुषाण आए। या फिर आपको पूछे कि प्राचीन कालीन भारत में आक्रमणों की सीरीज बताइए, तो उसमें यदि हखामनी या ईरानी वंश आ जाए तो वो सबसे पहले था,
ठीक है ना। 516 BC हमने पीछे पढ़ा। तो सबसे पहले आक्रमण भारत पे ईरानियों ने या अखामनी वंश ने किया। फिर जो है यूनानी या ग्रीक शासक थे वो आपके सिकंदर थे। फिर जो है इंडो ग्रीक शासक, जो इंडो ग्रीक इसलिए कहते हैं, जो विदेशी थे भारत में आए और भारत में ही आके बस गए, रह गए, ठीक है। यहीं पे उन्होंने शासन किया और यहीं पे उनकी जो है वापस भारतीय समाज में ही समाहित हो गई, इसलिए हम इनको सारों इंडो ग्रीक कहते हैं। शक शासक है, उसके बाद पहलव है, उसके बाद कुषाण है। तो ये सीरीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। एसएससी वगैरह, बैंकिंग वगैरह में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस तरह से जो है हमें ये जो है दो चीज़ें शकों के बारे में याद रखनी है। पहलुओं में कुछ नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है अब जो है आपका वो है कुषाणकालीन शासक। कौन से हैं? कुषाणकालीन शासक। प्लीज जल्दी कीजिए। और लोगों को शेयर कीजिए, बहुत कम लोग लाइव हैं आप अभी। गुड इवनिंग भाई मुकेश कुमार, आलोक सिंह, राधे राधे। तो ध्यान रखना पहलुओं के बारे में कुछ नहीं है, बाकी जो है अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं कुषाण। कौन से देख रहे हैं? कुषाण शासक। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 लाइनें ध्यान रखनी है। एक मिनांडर ध्यान में रखना है, एक हेलियोडोरस ध्यान में रखना है, एक आपका जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ध्यान में रखना है, एक आपका जो नहपान छहरात वंश का था जिसने चांदी के सिक्के भारत में सबसे पहले चलाए। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? तो यूनानियों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? यूनानियों ने। वो अपन बात कर लेंगे। सुनील बघेल गुड इवनिंग। और ये पाल जी झालबा है, पता नहीं क्या है, ये भी गुड इवनिंग इनको भी। पल्लव अलग है, पहलव अलग है। गौरव, पल्लव वंश अलग है। पल्लव वंश तब होंगे जब आप देखेंगे कि भारत में आंध्र सातवाहन वंश का अंत हो जाएगा, तब भारत में कई क्षेत्रीय शासक आ जाएंगे। जैसे वाकाटक शासक है नागपुर साइड के, ठीक है, पल्लव वंश है, चोल वंश है, ऐसे कई सारे वंश निकलेंगे। वो तब होंगे, वो क्षेत्रीय प्रभुत्व के रूप में आएंगे जब आंध्र सातवाहन पूरी तरह क्या हो जाएंगे? समाप्त, तब आएंगे। तो वो अलग बात है गौरव, है ना। चलिए अब अपन देखते हैं कुषाण। कुषाण वंश, इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देख लीजिएगा क्या क्या है। कुषाण जो होते हैं ये यूची कबीले के थे। कौन से कबीले के थे? यूची कबीले के थे, ठीक है। और इनको जो है इनकी 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5। इन 5 शाखाओं को जिसने नियंत्रण किया, इन 5 शाखाओं को नियंत्रण किया, उनमें एक शाखा सर्वश्रेष्ठ थी, कई सुआंग। इस शाखा ने जो है क्या किया? इन 5 शाखा को नियंत्रण किया और भारतीय सीमा पे क्या कर दिया? आक्रमण। हालांकि ये जो है यूची कबीले के, ये भी कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया, ये ध्यान रखना। चलिए अब इन 5 शाखा को कई सुआंग नाम की शाखा जो होती है ये क्या कर देगी? जो है आपके नियंत्रित कर देगी और जो है सारे मिलके जो है क्या करेंगे? भारत पे आक्रमण करेंगे। तो इस वंश का जब संस्थापक की बात करेंगे तो जो होगा वो होगा कुजुल कन्फ्यूशस। ये क्या होगा इस वंश का भारत में संस्थापक? आपको इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि कुजुल कन्फ्यूशस जो है भारत में जो है क्या होगा? भारत में जो है कुषाण वंश का संस्थापक होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है वो है विम कन्फ्यूशस और कनिष्क। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन दोनों के बारे में अपन को जानना जरूरी है। तो अपन जो है कुजुल कन्फ्यूशस देख लिया हमने कि ये क्या है? इस वंश का संस्थापक है। अब अपन की हेडिंग है वो कुषाण वंश का अगला बहुत ही प्रसिद्ध शासक होगा जिसका नाम होगा विम कन्फ्यूशस। बहुत ही बढ़िया शासक है ये विम कन्फ्यूशस, ठीक है। कौन है? विम कन्फ्यूशस। देखिए
इस आदमी को अपन जो है कुजूल कन्फ्यूशस सेकंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आप क्या कहते हैं, कन्फ्यूशस सेकंड। तो ये ध्यान रखना। सेकंड भी कहते हैं, ये इसके अन्य नाम है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये शिव भक्त था, यानी कि शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का उपासक। कैसा उपासक था? शिव उपासक था। ठीक है। और इसने जो है शिव की उपाधि धारण की, महेश्वर। इसने उपाधि कौन सी धारण की? इसकी उपाधि क्या है? क्योंकि शिव भक्त था तो इसने उपाधि धारण की महेश्वर। क्या उपाधि धारण की इसने? महेश्वर। ये ध्यान रखना। ठीक है। उपाधि कौन सी धारण की? महेश्वर। इसने जो है सिक्के जारी करवाए। क्या जारी करवाए? सिक्के। तो इन सिक्कों पे इसने जो है शिव, नंदी जिसकी शिव सवारी करते हैं, ठीक है, और त्रिशूल, इसका क्या करवाया? अंकन करवाया। क्या करवाया? अंकन। 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि जो है ये शिव का उपासक था, इसलिए उपाधि क्या थी इसकी? महेश्वर। और सिक्कों पे किसकी आकृति लगाएगा? शिव की, नंदी की और त्रिशूल की। क्या करवाएगा? अंकन कराएगा। ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से यदि आप देखें कि भारत में व्यक्तिगत रूप से प्रथम शासक कौन था जिसने जो है स्वर्ण सिक्के जारी किए, तो व्यक्तिगत तौर पे प्रथम शासक यही था। और इसका ये सिक्का होता था जो, ये कैसा होता था? स्वर्ण सिक्का होता था, स्वर्ण सिक्के। और आपसे वैसे ही पूछे कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने किया, तब आपको यूनानी शासक बताना है। क्या बताना है? यूनानी। लेकिन भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो विम कन्फ्यूशस ने किए। ठीक है। किसने किए? विम कन्फ्यूशस ने। ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान में रखना। सिर्फ वो छोटा है, कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा है। बस यहाँ से क्वेश्चन बनने लायक 3 चीज़ें हो सकती है, या तो सिक्के से पूछ सकते हैं या आपको उपाधि से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला कुषाण वंश का शासक है, उसका नाम है कनिष्क। क्या नाम है? बहुत ही बढ़िया शासक है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इस कनिष्क से। कनिष्क। ठीक है। कोई बात नहीं हर्षित जांगीर, बाद में ऑफलाइन देख लिया करो, ऑफिस काम पहले है, ऑफिस कर लिया करो। कोई बात नहीं सुनील, लेट हो गए इसके लिए। आरती राधे राधे। सुधाकर साक्या, जय हिंद। साक्या भाई मैं बौद्ध धर्म पढ़ा चुका हूँ। बिल्कुल आरती प्रजापति, सारे वीडियो फ्री में रहेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो फ्री में है। आप अभी आनंद ले लीजिए, बाद का तो मैं कह नहीं सकता, अभी तो फ्री में है। जब तक 1.5-2 महीने पढ़ा रहा हूँ तब तक पूरे एक बार करा दूंगा, तब तक आनंद ले लीजिएगा वीडियो का। ठीक है ना। बाकी फ्री है, ये तो सेवाएं हैं, ये छात्र हितों में की गई इस द स्टडी कैफे की तरफ से सेवा है आपको। ठीक है ना। बिल्कुल। बुद्ध की अंतिम संगति, बौद्ध धर्म की अंतिम संगति जो है, ये पूछ रहे हैं अनुभव सिंह राठौड़। जो बौद्ध धर्म अंतिम संगति इनकी जो है देख रेख में संपन्न हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, हम बात करेंगे। बिल्कुल, ये डेली क्लास चलती, डेली 5 बजे लाइव रहता हूँ सुधाकर साक्या। ठीक है। तो कनिष्क देख लीजिए। सबसे पहले इसका राजाभिषेक होता है 78 ईस्वी में। कब होता है? 78 ईस्वी में क्या होता है? राजाभिषेक। इसको जो है, इसने राजाभिषेक को जो है, जब राजाभिषेक होता है इसका, उसी दिन इसने एक नया संवत शुरू किया। क्या शुरू किया? संवत शुरू। और इस संवत को अपन कहते हैं शक संवत। क्या कहते हैं? शक संवत। भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत पे आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत पे। जबकि हम विवाहिक या फिर कोई धार्मिक
या जो है सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो वो हम विक्रमी संवत के आधार पर करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा शादी के कार्ड पे लिखा हुआ होगा विक्रमी संवत, वो 57 ईस्वी था, ईसा पूर्व था मेरे ख्याल से, और ये जो है आपके क्या है 78 ईस्वी जो है शक संवत है। ठीक है, तो आप देख लेना इसको, आप यदि रीजनिंग पढ़ते हैं तो इसमें कुछ वो 57 साल पहले शुरू होता है विक्रमी संवत जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, ये 78 साल बाद शुरू होता है, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि जीके में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपसे जीके में क्वेश्चन क्या होगा कि शक संवत की शुरुआत किसने की, ये सिर्फ कंफ्यूज करने वाला डेरा है थोड़ा। क्यों? क्योंकि हमने शक शासक पीछे पड़े हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको लगा किसी शक शासक ने किया होगा, नहीं, कुषाण वंश ने किया था। शक संवत की शुरुआत कौन कर रहा है भाई? कुषाण वंश कर रहा है। कौन कर रहा है? कुषाण वंश। कौन कर रहा है? कुषाण वंश। लेकिन कुषाण वंश में कौन सा शासक है? कनिष्क। कौन है? कनिष्क। इसमें भी कई सारे शासक होते हैं, कनिष्क थर्ड तक पहुंचता है, इवन लास्ट वासुदेव होता है सेकंड। ठीक है, कई होते हैं इसमें, लेकिन अपने तो वो पढ़ने अपन को जो अपने एग्जाम में जरूरी है। ठीक है, बस उतने ही पढ़ने। तो जो है शक संवत कुषाण वंश द्वारा शुरू किया गया। कुषाण वंश के कौन से शासक? कनिष्क ने। कब? 78 ईस्वी में। कब? अपने राजाभिषेक के समय। ये ध्यान रखना है। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं आपके सामने जो है बात कर रहा हूं वो कनिष्क की कर रहा हूं। चलो, ये कनिष्क जो होता है इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। पाटलिपुत्र पर क्या करेगा ये? आक्रमण। जब ये पाटलिपुत्र पे आक्रमण करेगा तब जो है इसको वहां से 3 चीजें मिलेगी। कितनी चीजें मिलेगी? 3। और वो 3 चीजें क्या, देखते जाइए। एक तो मिलेगा अश्वघोष। इसका जिक्र आपने बौद्ध साहित्य में जरूर देखा होगा। ठीक है, यदि बौद्ध संगतियां आपने ढंग से पढ़ी तो अश्वघोष और वसुबंधु या वसुमित्र, इन दोनों का हमने जिक्र किया है। तो अश्वघोष ये क्या है? बौद्ध विद्वान है। क्या है? बौद्ध विद्वान है। ठीक है, और क्या मिलता है? ये इसको यहां गिरफ्तार कर लेता है, इसको बंदी बना लेगा। पाटलिपुत्र पे जब आक्रमण करता है तो इसको 3 चीजें मिलती है। कितनी वस्तुएं मिलती है? 3 चीजें। 3 चीज मिलती है, वो कौन कौन सी है? ठीक है, तो एक तो क्या मिला है? अश्वघोष जो बौद्ध विद्वान है। और कौन मिलता है? एक अनोखा कुक्कुट मिलता है। कुक्कुट बोले तो मुर्गा, अनोखा कुक्कुट। ठीक है, एक अनोखा कुक्कुट मिलता है इसको। और क्या मिलता है? बुद्ध का भिक्षा पात्र। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का भिक्षा पात्र। ठीक है, 3 चीजें मिलती। कितनी चीजें मिलती है? 3। क्या क्या मिलती है? अश्वघोष जो बौद्ध विद्वान था वो, अनोखा कुक्कुट मिलता है, और बुद्ध का भिक्षा पात्र मिलता है। इसी अश्वघोष ने जो है कई सारी किताबें लिखी थी, वो देख लीजिए। एक तो इसने लिखी थी बुद्ध चरित्र। क्या लिखी थी? बुद्ध चरित्र। इस बुद्ध चरित्र को आप जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का विश्वकोश। इस बुक को आप क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का जो है विश्वकोश। दूसरी इसने लिखी है वो है सूत्रालंकार। ये और ये सूत्रालंकार है, ये अलंकारों की सबसे बड़ी पुस्तक है। सबसे बड़ी पुस्तक अलंकारों की। एक इसने लिखा शोधरानंद। ठीक है, एक लिखा सारीपुत्र प्रकरण। यहां दिख रहा है ये सारीपुत्र? सारीपुत्र नहीं दिख रहा तो अपने ऊपर लिख लेते हैं। एक इसने ग्रंथ क्या लिखा? सारीपुत्र प्रकरण। ये इसके जो है अश्वघोष के ग्रंथ। जैसे मैंने कहा कि बुद्ध चरित्र बौद्ध धर्म का क्या है? विश्वकोश है। उसी प्रकार शुद्ध पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जो मैं बौद्ध धर्म में बताना आपको भूल गया था, यहाँ याद रखना। शुद्ध पिटक को क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है,
तो जो है बुद्ध चरित्र को क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का विश्वकोश, ठीक है, क्योंकि बुद्ध के जीवन चरित्र संबंधित सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। चलिए, तो ये तो चीज़ें हमने ये बात की। इसका कनिष्क का साम्राज्य जो है पाटलिपुत्र से लेके मध्य एशिया तक विस्तृत था। कहाँ से कहाँ तक है, पाटलिपुत्र से लेके मध्य एशिया तक विस्तृत था। ये हमारा पहला इंटरनेशनल शासक भी था, और इसने जो है चीन के एक शासक थे हान वंश के, उन पे क्या किया था, आक्रमण किया था। तो वो जो है अपन उनके बारे में बात करते हैं। अपन देखते हैं अभी कि जो है हान वंश के शासक जो होंगे पान चाओ, उन पे जो है ये क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। क्या करेंगे, उन पे आक्रमण करेंगे। बहुत कुछ है कनिष्क में। कनिष्क बहुत ही महान शासक थे, अपन उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया शासक था। यहाँ से अक्सर आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे अच्छे क्वेश्चन सिर्फ कनिष्क से ही बन सकते हैं। देखिए, चलो अब देखते हैं अपन। इसने जो है क्या कर दिया, चीन पर आक्रमण। क्या कर दिया, चीन पर आक्रमण, ठीक है। और जब आक्रमण किया तो इसमें जो है कनिष्क वर्सेज पांचाल, कौन होगा, पांचाल, ये हान वंश का शासक था। ये थोड़ा विवादित विषय भी है। कुछ ग्रंथ या इतिहासकार बताते हैं कि इसमें जीत कनिष्क की हुई थी, कुछ बताते नहीं हुई थी। पर अपन को तो फिलहाल क्या मानना है, विजय किसकी है, कनिष्क की। किसकी विजय है इसमें, कनिष्क की। तो इस तरह से जो है चाइना पे आक्रमण करने वाले हमारे प्राचीन शासक कौन थे, कनिष्क थे, ठीक है। इससे ध्यान रखना। कनिष्क ने जो है दो राजधानियां थी इसकी। कितनी राजधानियां थी, दो राजधानियां थी। कनिष्क की कितनी राजधानियां थी, दो राजधानियां। कौन कौन सी, एक थी पुरुषपुर, या इसको दूसरा नाम कहते हैं अपन पुष्कलावती, पुष्कलावती, या इसका वर्तमान नाम आपसे पूछे तो पेशावर। क्या नाम है, पेशावर, पाकिस्तान वाली। और दूसरी राजधानी इसकी थी, वो थी मथुरा। मथुरा क्या थी इसकी, दूसरी राजधानी थी, ठीक है। तो पहली राजधानी कौन सी थी कनिष्क की, पुरुषपुर, पुष्कलावती, पेशावर के पास, और दूसरी कौन सी थी, मथुरा। कनिष्क ने एक नगर बसाया था कश्मीर में। कहाँ बसाया, नगर बसाया, कहाँ पे बसाया, कश्मीर में। क्या नाम था, कनिष्कपुर, कनिष्कपुर। और ये कहाँ बसाया था, कश्मीर में। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कनिष्क द्वारा बसाया हुआ नगर कौन सा है, कनिष्कपुर है। जो कहाँ बसाया इसने, कश्मीर में बसाया। ठीक है, चलो। इसने जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कराया। क्या कराया, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन। किसका आयोजन करवाया, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन। और कहाँ हुई, कुंडलवन, कश्मीर में। इसके बारे में बाकी तो चीजें अपन पढ़ चुके हैं, कुंडलवन, कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पे बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था, दो में। कौन कौन से, हीनयान और कौन सा था, महायान। कौन सा था, महायान। तो जो महायान है इसी बौद्ध शाखा का अनुयायी था। ये कौन सी शाखा का अनुयायी था, महायान शाखा का अनुयायी था। आपको पूछे कि कनिष्क कौन सी शाखा का अनुयायी था, महायान शाखा का जो है कनिष्क क्या होगा, अनुयायी होगा। इस चीज का ध्यान रखना। कनिष्क कौन सी शाखा का अनुयायी होगा, महायान शाखा का अनुयायी होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है किसका था, महायान शाखा का अनुयायी था। नहीं धीरज जुनेजा, बिहार 10th बोर्ड के लिए नहीं पढ़ सकते आप। सुधीर साक्या, जियोग्राफी सुबह 10 बजे होती है।
बी के पाठक सर साइंस पढ़ाते हैं भाई, ये तो आप देख लिया करो ना क्या पढ़ाते हैं, जो चैनल पे देख लिया करो। अभिनव सिंह राठौड़ कुषाण वंश विदेशी थे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो हमने देखा कि ये महायान शाखा का अनुयायी था। दूसरी चीज, इसी के समय कनिष्क के समय हमने देखा होगा कि मूर्ति कला की एक प्रसिद्ध शैली होती है गांधार शैली। कौन सी शैली होती है? गांधार। वो गांधार शैली का जो है उद्भव काल होता है वो इसी के समय होता है, ठीक है ना। और देखते हैं इसमें क्या है, वैसे जगह पड़ी दिख जाएगा आपको। तो गांधार शैली का विकास हुआ। मूर्ति कला की कौन सी शैली का विकास हुआ? गांधार शैली का विकास हुआ। मूर्ति कला की गांधार शैली का विकास कब हुआ? कुषाण काल में या कनिष्क काल में। इसके दरबार में जो है चरक नामक चिकित्सक था। चरक नामक चिकित्सक किसके दरबार में था? जिसने चरक संहिता लिखी। चिकित्सक जो है इसका क्या था? दरबारी। किसका? कनिष्क का। हालांकि नागार्जुन जैसा बौद्ध विद्वान भी जो है कहीं ना कहीं क्या था? इसके दरबार में था। जिससे भारत का अपन क्या कहते हैं? केमिस्ट्री का विद्वान, और भारत का अपन कहते हैं आइंस्टीन, है ना। तो वो ध्यान रखना इस बारे में। चलिए, और क्या था? अब हमने बात की कि जो है गांधार शैली का विकास हुआ मूर्ति कला की। तो मूर्ति कला की 3 शैलियाँ प्रसिद्ध है। कितनी शैलियाँ प्रसिद्ध है मूर्ति कला की? मूर्ति कला की 3 शैलियाँ प्रसिद्ध है। मूर्ति कला की 3 शैली है। कितनी शैली है? 3 शैली है। कौन कौन सी है? एक तो गांधार शैली है, एक जो है मथुरा शैली है, और एक जो है कौन सी है? अमरावती शैली है, ठीक है। गांधार शैली पल्वित पोषित होती है, वो राज्य के संरक्षण में होती है। मथुरा शैली है वो देशी या जो है लोक शैली है। अमरावती भी क्या है? एक प्रकार की लोक शैली है। कॉमन विशेषताएं क्या है दोनों में? विशेषताएं कॉमन तो कुछ है नहीं, विषय अलग अलग सारी। कॉमन ये है कि बौद्ध और जैन धर्म की बहुत सारी मूर्तियां इनमें बनती है। तो गांधार शैली में बुद्ध की जो मूर्ति बनेगी उसमें यूनानी प्रभाव होगा। बुद्ध को बलिष्ठ और मार्शल दिखाया गया है, ठीक है, और यूनानी देवता अपोलो की तरह दिखाया गया है, ठीक है। जबकि इसमें भौतिकवादी जो है तत्व ज़्यादा देखने को मिलेंगे। किसमें? गांधार शैली में। और जब बात करेंगे मथुरा शैली की, तो मथुरा शैली में आध्यात्मिक तत्व ज़्यादा है। बुद्ध को कृष्णकाय दिखाया गया है, एकदम सूखा हुआ चेहरा, पतले दिखाए गए बुद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना। और अमरावती शैली तो इनका मिश्रण टाइप का है, वैसे कुछ खास उसमें है नहीं। तो ये दोनों के बीच थोड़ा कंपैरिजन है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो मथुरा शैली में जो है बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी थी। भगवान बुद्ध की जो है, बुद्ध की प्रथम जो है आपकी प्रतिमा बनेगी, प्रतिमा वो कौन सी शैली में बनेगी? मथुरा शैली में बनेगी। ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, क्योंकि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध शैली है वो गांधार शैली ज़्यादा, लेकिन बौद्ध की प्रथम मूर्ति बनेगी किसमें बनेगी? जो है आपके मथुरा शैली में बनेगी। इसी मथुरा शैली की प्रतिमा को जब पहली बार बनी थी तो कनिष्क जो है कहाँ ले गया था? सारनाथ। कहाँ ले गया था? सारनाथ। तो ये ध्यान रखना, सारनाथ क्यों ले गए थे? तो सारनाथ में जो है बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? बुद्ध को जो है ज्ञान देने वाला प्रथम उपदेश दिया था उसने, और उस उपदेश को हम कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। तो जो है सारनाथ ले गया, तो सारनाथ में लगाया। इस चीज का ध्यान रखना है। किसने लगाया था? कनिष्क ने लगाया था। क्लियर है? तो इस तरह से हम देखते हैं। तो मौर्योत्तर काल में जो हमने देखा कि कनिष्क ने क्या क्या करवाई, ये चीजें इस कनिष्क ने करवाई। इसके अलावा राजतव का देवीय सिद्धांत जो है विकसित होता है, वो जो है कुषाणों की वजह से भारत में विकसित होता है। राजा को एक देवता के रूप में स्वीकार किया गया। कुषाण शासक मरने के बाद जो है उनके पीछे मंदिर बनाए जाते थे, और मंदिरों में राजाओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी, इसलिए भारत में देवीय सिद्धांत विकसित हुआ। दूसरी चीज जो है हम देखते हैं कि कुषाणों के समय जो होता है भारत में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हो गई थी। कुषाणों के समय कौन सी हो गई थी? द्वैध शासन। इसके अलावा कुषाण हम देखते हैं कि जो है चबूतरेनुमा मंदिर वगैरह बनाने शुरू होते हैं, कुषाणों के समय होते हैं, ठीक है। और अपन जूते पहनने का प्रचलन भारत में कुषाण ले आते हैं। पायजामा और कोट पहनने का प्रचलन भारत में कुषाण ले आते हैं। और जो है इस तरह से जो है कई सारी चीज़ें जो है सिले हुए वस्त्र पहनना भी कुषाण ले आते हैं। यूनानियों की बात करें तो यूनानियों का जो है ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। किसके क्षेत्र में? ज्योतिष में। गार्गी संहिता में कहा भी गया है कि हमें जो है ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों का ऋणी रहना चाहिए, हमें ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों का जो है क्या कर्जदार रहना चाहिए, ये गार्गी संहिता में कहा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूनानी जो है
स्वर्ण सिक्के और ज्योतिष के क्षेत्र में पारंगत थे, जो हमने भारतीय शैली में उनको अपना लिया। और कुषाण आए तो हमने जो है सूट बूट कोट पहनना शुरू किया, जूते पहनने शुरू किए और घोड़े के नाल लगानी शुरू की। घोड़े के पीछे नीचे नाल होती है ना पैरों में वो। और जो है हमने देखा कि जो है द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई, चबूतरेनुमा मंदिर बनने शुरू हुए भारत में। और जो है कालांतर में कुषाण भारतीय समाज में ही क्या हो गए, आपके समाहित हो गए और भारतीयों के साथ ही घुल मिल गए और किसी को पता तक नहीं चला कि ये कोई विदेशी जाति भी है। तो इस तरह से भारत में आज विदेशी आक्रांता जो थे मौर्योत्तर काल में, वो चैप्टर क्लोज हुआ। इनके समकालीन जो है भारत में क्या होंगे, इसके समकालीन भारत में होंगे वो होंगे आपके जो है स्वदेशी शासक। उनकी बात करेंगे तो पहला शासक है वो है शुंग वंश। कौन सा वंश होगा पहला? शुंग वंश। तो फटाक से शुंग वंश की 5 मिनट बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शुंग वंश की बात कर लेते हैं और फिर अपन जो है आगे देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। 5-7 मिनट ऊपर ख़त्म करके इस लेक्चर को ख़त्म ही आज कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है आगे फिर। तो 2 शाखाएं मैंने बताई आपको भारत में जो है, एक तो विदेशी शासक और जो है दूसरे अपन ने देखे वो देखे स्वदेशी शासक। वो देखने हैं, विदेशी हम देख चुके हैं, स्वदेशी शासक। तो देखिए विदेशी शासक हम पढ़ चुके हैं सारे वंश। कौन कौन से पढ़े हमने? इंडो ग्रीक शासक, शक, पहलव और जो है फिर आपने कुषाण। और स्वदेशी शासकों की बात करते हैं यदि अपन, तो स्वदेशी शासकों में जो है आपके 3 शासक वंश अपन को पढ़ने हैं। आज जितने भी होते हैं उतने देख लेते हैं। एक तो शुंग वंश, ठीक है, फिर जो है कौन सा होगा? कण्व वंश। और कौन सा वंश होगा? कण्व वंश। और फिर लास्ट में होगा वो कौन सा होगा? सातवाहन वंश। ठीक है, ये 3 है। तो इसमें आज अपन देखते हैं शुंग वंश। कौन सा देखते हैं? शुंग वंश। शुंग वंश में क्या था वो देख लेते हैं। शुंग वंश कौन सा वंश है? शुंग वंश। 185 या 87 ईसा में जो है पूर्व इसकी जो है स्थापना हो जाती है वैसे, और 10 से 11 शासक होते हैं इस वंश में टोटल। तो जो है शुंग वंश का संस्थापक आपसे पूछे, संस्थापक, तो इसका संस्थापक होता है वो होता है पुष्यमित्र शुंग। कौन होता है? पुष्यमित्र शुंग। ये उज्जैन का जो है क्या था? प्रशासक था। कहाँ का प्रशासक था? उज्जैन का प्रशासक। कहाँ का प्रशासक था? उज्जैन का। ठीक है, या उज्जैन का ब्राह्मण था, ये समझ लीजिए। और मुख्य सेनापति था किसका? बृहद्रथ का। किसका सेनापति था ये सेनापति किसका था? ये सेनापति था बृहद्रथ नाम का जो है मौर्य शासक का। ये सेनापति किसका था? इस बृहद्रथ का ये क्या था? सेनापति। इस बृहद्रथ की ही जो है ये हत्या करके कौन से वंश की नींव डालेगा? इस बृहद्रथ की हत्या करके ये जो है शुंग वंश की नींव डालेगा। कौन से वंश की नींव डालेगा? शुंग वंश की। अब इसकी उपाधियां सुन लो, इसकी उपाधियां
उपाधियाँ दो मिलती है, एक तो सेनानी और दूसरी मिलती है दधिया जी। ठीक है, यानी कि शीघ्र बुद्धि प्राप्त करने वाला। दधिया जी का मतलब क्या है? शीघ्र बुद्धि प्राप्त करने वाला। ठीक है, ये दो इसकी उपाधियां हैं। अब ये जो है ब्राह्मण धर्म का या ब्राह्मण ही था, ये समझ लीजिए आप। तो ये जो है किसका रक्षक होगा? ब्राह्मण धर्म को संरक्षण देता है। किसको संरक्षण देगा? ये ब्राह्मण धर्म को क्या देगा? संरक्षण देगा। इसलिए बौद्ध ग्रंथों में इसे बौद्धों का जो है क्या बताया गया है? विनाशक बताया गया है, बौद्धों का विनाशक। क्या बताया गया? बौद्धों का विनाशक बताया गया है। क्या बताया गया इसे? बौद्धों का विनाशक। ऐसा बताया जाता है कि इसने जो है 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। कितों को? 84,000 बौद्ध स्तूपों को। ये जानकारी हमें मिलती है दिव्य दान और आर्य श्री आर्य मंजूषा कल्प में। ठीक है, इन दो ग्रंथों में हमें जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथों में, कि जो है ये बौद्धों का विनाशक था। बौद्धों का सबसे बड़ा शत्रु पूछे तो कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और इसने क्या किया था? इसने जो है 84,000 बौद्ध स्तूपों का क्या कर दिया? विनाश कर दिया, जो अशोक ने बनाए थे। ठीक है, लेकिन वास्तविकता इसके थोड़ी परे है। वास्तविकता में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? तो सुनिए, हमें जो है दो बौद्ध स्तूप मिलते हैं। कितने मिलते हैं? दो बौद्ध स्तूप हम देखते हैं, पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं सांची का, सांची स्तूप। ठीक है, इस स्तूप के चारों ओर जो है पहले लकड़ी की बाड़ थी। कैसी बाड़ थी? लकड़ी की। तो इस बाड़ को चारों ओर जो है पक्की बाड़ करवाता है या पत्थर की बाड़ करवाता है। क्या करवाता है? पत्थर की बाड़। इसका मतलब सहिष्णु शासक था, तभी तो करवाएगा, वरना क्यों करवाएगा। ठीक है, दूसरा हमें मिलता है बरहूत स्तूप। कौन सा मिलता है? बरहूत स्तूप। और ये बरहूत स्तूप जो है ये किसके द्वारा निर्मित है? ये जो है शुंग शासक जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित है। तो ये निर्माण करवाया गया है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये बौद्ध धर्म का भी उतना ही सम्मान करता होगा जितना अन्य धर्मों का? है कि नहीं है? तभी तो इसने बरहूत स्तूप बनवाया। ठीक है, और जो है सांची स्तूप की पक्की पत्थर की जो है दीवार करवाई, चारों ओर बाड़ करवाई, जो पहले कैसी थी? लकड़ी की थी। चलो, ये बातें हमने दो कर ली इसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। इसके अलावा क्या इसके बारे में जानकारी मिलती है? इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने जो है 2 यज्ञ करवाए। क्या करवाए? यज्ञ। 2 तो इसने क्या करवाए? यज्ञ करवाए। एक तो इसने 2 तो अश्वमेध यज्ञ करवाए। कितने? अश्वमेध यज्ञ। और क्या कराया? और इसने राजसूय यज्ञ करवाया। ठीक है, और इन दोनों यज्ञों में हमें जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि इसका जो है पुरोहित था, इन यज्ञों का पुरोहित जो था, इन यज्ञों का जो पुरोहित था, कौन था? पुरोहित, वो था पतंजलि। कौन था? पतंजलि। इस पतंजलि ने एक बहुत ही शानदार किताब लिखी है, उसका नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। ये मूल रूप से टीका है। क्या है? टीका है। पतंजलि ने कौन सी पुस्तक लिखी है? महाभाष्य, जो क्या है? टीका है। चलिए, क्या है? टीका है। तो ये टीका लिखी गई है, ये टीका लिखी गई है पाणिनि की व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी पे। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। 8 अध्याय है, इसलिए इस अष्टाध्यायी पर क्या लिखी गई है? ये टीका लिखी किसने? पतंजलि ने। नाम क्या है? महाभाष्य। दोनों ही पुस्तकें किसकी है? व्याकरण की है। तो पतंजलि जो है किसके समकालीन थे? पतंजलि जो है आपके समकालीन होंगे, वो होंगे पुष्यमित्र शुंग के। इसी पतंजलि में महाभाष्य में हमें जिक्र मिलेगा, वो मिलेगा नगरी या माध्यमिका का, जिसपे यवनों का क्या होगा? आक्रमण होगा। फिर जो है हमें जिक्र मिलेगा, वो मिलेगा साकेत या अयोध्या का, जहाँ पर भी यवनों का क्या होगा? आक्रमण की जानकारी का बात बताया जाता है कि दुष्ट यवनों ने माध्यमिका या नगरी और जो है आपके
हाँ, साकेत पे क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। ठीक है, और इसी समय जो है गार्गी संहिता लिखी गई, जो ज्योतिष की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, ज्योतिष की। उसमें जो है यूनानियों की ज्योतिष की समझ की तारीफ की गई है और बताया गया कि भारतीयों को ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों का क्या रहना चाहिए, ऋणी रहना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। चलिए और क्या है इसके बारे में, और जो है हमें पुष्यमित्र सुंग की जानकारी हर्ष चरित्र में भी मिलती है, जो बाण भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है। हरीश चरित्र, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र जो है लिखा गया है, हर्ष चरित्र ये किसने लिखा है, बाण भट्ट ने। इसमें भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि जो है अष्ट महाभाष्य में जिक्र मिलता है हमें किसका, यूनानियों के आक्रमण का। उस आक्रमण को दबाता है, वो दबाता है पुष्यमित्र सुंग का पौत्र। पुष्यमित्र संघ का एक लड़का होता अग्निमित्र। ठीक है, उसके बाद उसका लड़का होता वासुदेव। तो वासुदेव ने जो है यूनानियों के आक्रमण को असफल किया था। ठीक है, क्या किया था, असफल। किसने किया था, वासुदेव ने। ठीक है, ध्यान रखना। जो मैंने बताया कि पुष्यमित्र है, सपोज यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप मुझे पता है कंफ्यूज रहेंगे इसमें। थोड़ा प्राचीन हिस्ट्री के चैप्टर ही ऐसे होते हैं। पुष्यमित्र के बाद इसका लड़का होता है अग्निमित्र। ठीक है, और इसका पुत्र होता है, उसका नाम क्या होता है, वासुदेव। इस आदमी ने जो है क्या किया था, इस आदमी ने यूनानी आक्रमण को जो है क्या किया था, विफल। क्या किया था, यूनानी आक्रमण को विफल किया। इस अग्निमित्र पे कालिदास ने मालविका अग्निमित्र नामक की पुस्तक लिखी है, नाटक लिखा है। जो मालविका अग्निमित्र नाटक है कालिदास का, मालविका अग्निमित्र, ये किसका नाटक है, नाटक ये किसका है, कालिदास का। वो जो है किसको पात्र को, कौन से पात्र को ध्यान में रख के लिखा गया है, वो अग्निमित्र नामक जो है शुंग शासक को ध्यान में रख के लिखा गया। ठीक है, तो ये आपको यहां ध्यान रखना, मालविका अग्निमित्र। और जो है इसके बारे में क्या है, तो इतना तो आपको ध्यान में इसके बारे में रखना है। और कोई चीज़ हुई तो मैं आपको याद आई तो बता दूंगा, वरना तो फिलहाल तो इतना ही है इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में एक दो चीज़ें और है। दो तीन चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अपन देख लेते हैं। और कालांतर में जो है एक आगे अपन देखेंगे, इसी वंश का नवा शासक होगा, वो सारे देखेंगे। तो शुंग काल में जो होगा, क्या होगा, शुंग काल जो होगा, इसी शुंग काल में मनुस्मृति की रचना होती है। किसकी रचना होती है, मनुस्मृति की रचना, जिसमें यत्र नार्यस्यति पूज्यते तत्र रमते देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमते, बात कही गई है। वो किस में कही गई है, मनुस्मृति में। ठीक है, ये मनुस्मृति की रचना शुंग काल की घटना है। कौन से काल की घटना है, शुंग काल की। इसी पुष्यमित्र शुंग ने जो है विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। विदर्भ बोले तो महाराष्ट्र पर, विदर्भ पर क्या करता है, आक्रमण। क्या करेगा, आक्रमण। उस समय यहाँ का शासक जो होगा वो होगा यज्ञसेन। कौन होगा, यज्ञसेन। ये ध्यान रखना, कौन होगा, यज्ञसेन। और इसने जो है विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। विदिशा जो है एमपी वाला, विदिशा को क्या बना देगा, अपनी राजधानी। क्या बना देगा, राजधानी। ये ध्यान रखना, विदिशा को राजधानी बना देगा, विदर्भ पर आक्रमण करेगा। विदर्भ का शासक कौन होगा, यज्ञसेन। ये सारी बातें पुष्यमित्र शुंग में रखनी है। फिर इसी वंश का एक शासक होगा नवा शासक। कौन सा शासक, नवा शासक, यानी नवे क्रम का शासक होगा, जिसका नाम होगा भागभद्र। क्या नाम होगा, भागभद्र। इसके समय मैंने जैसा कि कहा, एंटियाल किट्स का राजदूत, एंटियाल किट्स का राजदूत जो होता है, राजदूत नाम क्या है, पीछे पढ़ चुके हो, हेलियोडोरस। वो कहाँ आएगा, विदिशा। कहाँ आएगा, विदिशा। और क्या लगवाएगा, गरुड़ स्तंभ। क्या लगाएगा, गरुड़ स्तंभ, जिसपे क्या लिखा हुआ है, भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, हिंदू धर्म का प्रथम अभिलेख है, वासुदेव नाम से इसने हेलियोडोरस ने अपना नाम बताया है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये बातें मैंने पीछे बता चुका हूँ, तो ये ध्यान रखना। ये इसी वंश का क्या था, नवा शासक था। तो इस तरह से जो है शुंग वंश होगा। फिर आगे आएगा कण्व वंश। कण्व वंश में कुछ भी याद नहीं करना, बस क्रम ध्यान रखना है कि शुंग के बाद कण्व है, उसके बाद कौन है, आंध्र। तो अब टाइम होगा
तो कल देखेंगे आंध्रों के बारे में, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर कोई देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल ठीक 5 बजे इसी वक्त पे आप लाइव रहिएगा और अपन देखेंगे आगे हिस्ट्री के बारे में, गुप्त काल या जो है और कोई चैप्टर इसमें आंध्र सातवाहन यदि रहा हुआ तो देखेंगे, मैं सातवाहन वंश आपको पढ़ा दूँगा हो सकता है, तो देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही है ना।